गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचो के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है गठबंधन की राजनीति अर्थात पॉलिटिक्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखो नाम से स्पष्ट होता है गठबंधन। कई पार्टी कई दल एक समूह एक गठबंधन मिलाकर सरकार का निर्माण करते हैं या मिलीजुली सरकार का निर्माण करते हैं, वो गठबंधन सरकार कहलाती है। तो आज हम सब कुछ पढ़ने के बाद भारतीय राज्य व्यवस्था में ये हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से मिलीजुली अर्थात गठबंधन सरकारों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में समझते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गठबंधन होता क्या है। देखिए कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि प्रतिनिधि सदन में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। बिना बहुमत के सरकार चलाना असंभव होता है। ये आप सभी को पता है कि हमारे देश में चुनाव होते हैं और चुनाव में जब किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, तब फिर समस्या बनती है कि अब सरकार का निर्माण कैसे किया जाए, किस प्रकार से सरकार का गठन किया जाए। अतः कुछ दल मिलकर अपना एक गठबंधन बना लेते हैं। छोटे छोटे दल समान विचारधारा वाले समान साझा कार्यक्रम वाले ऐसे दल मिलकर क्या करते हैं, एक गठबंधन बनाते हैं। आपसी विचार विमर्श साझा कार्यक्रम तय करते हैं, क्योंकि अलग अलग दलों के सिद्धांत और विचार अलग अलग होते हैं। गठबंधन में शामिल दल सबकी विचारधारा में स्वीकार्य ऐसे कार्यक्रम तय कर लेते हैं जिस पर गठबंधन में शामिल दलों को कोई विरोध नहीं हो। मतलब जिस गठबंधन के साथ वो जुड़ रहे हैं तो उसमें एक साझा कार्यक्रम तय करते हैं कि भाई हम किन किन मुद्दों पर काम करेंगे, हमारे मुख्य प्राथमिकता क्या रहेगी, हम किन आधार पर हमारे देश की आगे अग्रगामी नीतियों का निर्माण करेंगे, ये सब कुछ तय होता है। ये जब इस पर सभी की सहमति हासिल हो जाती है, किसी प्रकार कोई विरोध नहीं होता है, तब फिर ये सरकार के गठन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब विरोध में कुछ दल मिलकर अब जिस प्रकार से सरकार बनाने के लिए जो एक गठबंधन बनता है, उसी प्रकार से विपक्ष के लिए भी गठबंधन होते हैं। कई दलों द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर जो गठबंधन का निर्माण किया जाता है, उसके आधार पर मिलकर राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करते हैं और उसी को वर्तमान में गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। यानी जब मिलीजुली सरकार समान विचारधारा वाले समान साझा कार्यक्रम वाले जिसके सब पे सहमति है, ऐसे सब दल मिलकर एक सरकार का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार की जो सरकार का निर्माण होता है उसको गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार कहते हैं। ये आपको समझना होगा। क्या बताया मैंने स्पष्ट किया कि जब किसी भी दल को, चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब फिर क्या करते हैं कि जो भी दल हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टी है कि राज्य स्तरीय पार्टी है कि जो भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपने एक गठबंधन के साथ जुड़ जाते हैं समान विचारधारा वाले और अपने एक साझा आगे कार्यक्रम नीति कार्यक्रम तय कर लेते हैं कि हम 5 साल के लिए साथ में रहेंगे और इन मुद्दों पर काम करेंगे। सहमति जताकर फिर वो अपनी सरकार का निर्माण करते हैं और फिर ये मिलीजुली सरकार अगला जो भी इनका अवधि होती है शेषकाल काम करते रहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये बहुमत जुटाकर सत्ता प्राप्त कर लेते हैं और तो कुछ अन्य सशक्त विरोध करने के लिए एक विपक्षी गठबंधन भी बना लेते हैं। तो ऐसी सरकार को हम गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार कह सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये गठबंधन सरकारों का भारत में दौर कब आरंभ हुआ, कब से ये गठबंधन सरकारें चलिए देखिए शुरुआत देखते हैं, इसका उदय देखते हैं कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के वर्चस्व वाले चुनाव रहे। अब आप देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी स्थापना लगभग 1885 में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी 1885 में। तो इसने ब्रिटिश कालीन औपनिवेशवादी साम्राज्यवादी ताकत के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, आंदोलन चले, पूरा भारतीय जनमानस साथ में था और इसके प्रति लोगों के मन में एक भाव था कि यह राजनीतिक दल, ये जो पार्टी है, इसने देश की स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। महात्मा गांधी और तत्कालीन समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो कांग्रेस से जुड़ा ना हो, इसलिए सभी कांग्रेस में अपनी सहमति, कांग्रेस में अपने पक्ष जताते थे। लेकिन अब देखते हैं 1948 में मतलब 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, 1950 में सरदार पटेल चले जाते हैं। तो
तो अब एकमात्र जो व्यक्तित्व है वो पंडित नेहरू थे। तो पंडित नेहरू के नेतृत्व में जब हम देखते हैं कि 1947 लगा कि 1966 तक एक सत्र कंटिन्यू कांग्रेस की सरकार रही, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन इंदिरा का देखते हैं। तो अब देखते हैं कि स्टार्ट के जो 3 आम चुनाव हुए, पहला आम चुनाव 52 में हुआ था, तब से लेकर 3 चुनाव तक कंटिन्यू कांग्रेस का वर्चस्व वाले चुनाव रहे, ठीक है। कांग्रेस को किसी प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल को चुनौती नहीं दी गई, ठीक है। अपने स्वतंत्रता आंदोलन और पुराने संगठनात्मक ढांचे के कारण न केवल केंद्र में बल्कि प्रांतों में भी इनको बहुमत मिलता था कांग्रेस को, कि राज्यों की विधानसभाओं में और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस को भी बहुमत मिलता था। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कब होता है? 1967 के चुनाव में। चौथे आम चुनाव के बाद से कांग्रेस को कई तरह से राज्यों में सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार आ जाती है, जो कांग्रेस की ना होकर दूसरी पार्टी की, तो क्या कहेंगे? गैर कांग्रेसी सरकार। तो ये गैर कांग्रेसी सरकार राज्यों में आनी शुरू हो गई 1967 से। हालांकि कम बहुमत से ही, लेकिन सही केंद्र में कांग्रेस सरकार तो बनी रही, लेकिन राज्यों में उसको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। हम देखते हैं कि राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वह दल बड़ा दल बनकर रह गया। केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु में उसे बहुत कम सीटें मिली। चौथे आम चुनावों में इन परिणामों ने गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की। अब आप देखोगे जब विपक्षी दल आते हैं तो किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं है। फिर छोटे छोटे जो भी विधानसभा की संख्या है उसमें पूर्ण बहुमत तो किसी को नहीं मिलता, तो थोड़ी बहुत जो भी सीटें ऐसे करके 2-3 दल मिलकर एक सरकार का निर्माण करना शुरू कर दिया। कुछ राज्यों ने एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी विचारधारा वाले राजनीतिक दलों ने मिलकर सरकार बनी। अब देखो, जैसे केंद्र में कांग्रेस है तो केरल में जाते हैं तो वहाँ साम्यवादी, बंगाल में जाते हैं तो वहाँ साम्यवादी, तो अलग अलग प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दल वहाँ सत्ता में आए और उन्होंने सरकार का निर्माण शुरू कर दिया, ठीक है। तो विरोधी विचारधारा दल भी सत्ता में आए। 1977 में गठित जनता पार्टी भी एक तरह का गठबंधन था। अब देखते हैं कि पहली बार केंद्र में 1977 में 1997 में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1977 से 80 का जो काल है, 79 का काल है, इन 3 साल में गैर कांग्रेस सरकार पहली बार केंद्र में बनी। उसके बाद में 89 से कंटिन्यू 2014 तक किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो आप कह सकते हैं 11वीं लोकसभा से लेकर 15वीं लोकसभा तक फिर भारत में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कोई भी एक दल सरकार की बनाने की स्थिति में नहीं रहा। अस्थायी सरकारों का दौर आरंभ हुआ और गठबंधन की राजनीति शुरुआत हुई। जब सभी राजनीतिक दलों को लगा कि अब भारत में पूर्ण बहुमत हासिल करना बेहद मुश्किल हो गया और ऐसी स्थिति में अब क्या कदम उठाया जाए। 89 से देखते हैं कि वीपी सिंह चंद्रशेखर सरकार, फिर बाद में जो नरसिंह सरकार, जिसमें भी प्रमुख दल के रूप में कांग्रेस था लेकिन वो भी पूर्ण बहुमत नहीं था। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौड़ा सरकार, इंदिरा कुमार, ये जो सरकारें आई ये सभी अल्पमत सरकारें थी, किसी को बहुमत नहीं मिला। लेकिन फिर भी ये कभी कांग्रेस कभी भाजपा के नेतृत्व में ये संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। फिर अपना प्रधानमंत्री बदलना पड़ा। आप देखते हैं कि एच डी देवेगौड़ा के स्थान पर इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। 12वीं लोकसभा की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। धीरे धीरे राजनीति में 2 महत्वपूर्ण गठबंधन उभर कर आए। एक भारतीय जनता पार्टी का जो था एनडीए, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से जाने जाते हैं। तो वर्तमान में देखते हैं कि ये जो 2 बड़े गठबंधन यूपीए और एनडीए है भाजपा समर्थित और यूपीए है कांग्रेस समर्थित। इनका अपन देखते हैं कि 1998 के बाद से कंटिन्यू चले आ रहे हैं। अब आप देखिए 1977 के आम चुनाव में पहली बार केंद्र में कांग्रेस की हार हुई। पहली बार 1977 में इमरजेंसी, आपको पता है 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लगा दिया था। तो इस 2 साल तक ये रहा 77 तक। तब तक स्थिति ऐसी बनी कि भारत का जनमानस कांग्रेस के खिलाफ हो चुका था, कांग्रेस की विरोधी हो गया था। और इस समय दौरान जो 77 में जब आम चुनाव हुए तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा में उसे बहुमत नहीं मिला। 5 दलों ने मिलकर जनता पार्टी ने बहुमत
हासिल किया। इसमें मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। कहने को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसमें शामिल एक पार्टी या एक समाज जैसा व्यवहार कोई भी नहीं कर सके। जनता पार्टी सरकार जो गठबंधन सरकार की तरह व्यवहार करने लगी थी। इसमें एक बार पत्रकार इंडियन एक्सप्रेस के थे कुलदीप नायर, उन्होंने लिखा था कि केंद्र में जनता पार्टी सरकार की स्थिति एक मिलीजुली सरकार जैसी रही है। सत्ता में भागीदार सभी गुट इस बात के लिए सजग रहे। अल्पकाल में जनता पार्टी दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर वापस बिखर गई। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बने, लेकिन कुछ समय बाद कांग्रेस को समर्थन वापस ले लिया। सरकार लोकसभा का सामना भी नहीं कर सकी और नए चुनाव करवाने पड़े। तो मतलब ये सब विभिन्न अलग अलग कांग्रेस के विरुद्ध में सब खड़े हुए थे, लेकिन इनमें आपस में एकता का अभाव था और ये सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाई और आखिर बिखर पड़ी। फिर नए चुनाव हुए। फिर 3 साल के दौरान जनता को भी एहसास हो गया कि एक मजबूत सशक्त जब तक दल नहीं हो, मतलब बहुमत हासिल ना हो, तब तक सरकार चलाना असंभव है। तो अपन देखते हैं कि 1980 में पुनः चुनाव में इंदिरा कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और सरकार का गठन हुआ। तो 1980 के चुनाव के बाद 89 तक फिर कांग्रेस सत्ता में रही। दिसंबर 89 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। 2 विरोधी विचारधारा के दलों पर समर्थन टिकी हुई थी। एक तो भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल, दोनों बिल्कुल एक दूसरे को फुटी आंखों से नहीं सुहाते हैं। फिर भी उन्होंने भारी समर्थन दिया, लेकिन भाजपा ने अचानक से समर्थन वापस ले लिया। 1990 में सरकार के लिए जनता दल के टुकड़े होकर बने जनता दल एस के रूप में बने तथा नए राजनीतिक दल की सरकार चंद्रशेखर के नेतृत्व में बनी। कांग्रेस ने इससे भारी समर्थन दे दिया और कुछ महीनों बाद इस सरकार का कांग्रेस से मतभेद हो गया और ये सरकार भी वापस 1991 में त्यागपत्र देकर गिर गई। फिर अपन देखते हैं 11वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें भी एक त्रिशंकु लोकसभा का जो जनादेश प्राप्त हुआ। फिर भी इसमें भी गठबंधन करना पड़ा। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। फिर 1996 के बाद देखते फिर गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ। 10वीं लोकसभा चुनाव के बाद कुछ अंतराल तक कांग्रेस अल्पमत सरकार भारी समर्थन पर चलती रही। 11वीं लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति ऐसी नहीं रही, कोई एक दल सरकार बना ले। इसलिए सबसे बड़े दल के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का आमंत्रित किया गया। भाजपा के साथ उस समय शिवसेना, अकाली दल, हरियाणा विकास पार्टी गठबंधन की सरकार बनी। बहुमत साबित न कर पाने के कारण 13 दिन में इसको सरकार को अर्थात प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। वाजपेयी सरकार के पतन के बाद कांग्रेस के बाहरी समर्थन से एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार बनी, परंतु कुछ ही महीनों बाद कांग्रेस के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री को नेता बदलने की शर्त रखती। इसलिए 10 माह में ही एच.डी. देवेगौड़ा सत्ता से बाहर हो गए और इंद्र कुमार गुजराल को नेता चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। जहां देवेगौड़ा सरकार में 13 राजनीतिक दल भागीदार थे, तो गुजराल सरकार में 15 राजनीतिक दल थे। इन दलों के मध्य विविध राजनीतिक विषयों और समस्याओं पर वैचारिक समानता का सर्वथा अभाव था। परिणाम स्वरूप सरकार को निरंतर दबाव में काम करना पड़ रहा था। 12वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम भी विखंडित जनादेश और त्रिशंकु लोकसभा ही दे पाए। सबसे बड़े दल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया। 18 दलों ने मिलकर एक सरकार का गठन किया, जहां प्रभावशाली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार अप्रैल 1999 में मात्र 1 मत से गिरा दी गई। यह भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बिना किसी विकल्प के ही विपक्ष ने सरकार तो गिरा दी, पर विपक्ष स्वयं किसी तालमेल के अभाव में अपनी सरकार का गठन नहीं कर पाया। यह प्रश्न आज तक ये अनुत्तरित है कि विपक्ष ने विकल्प के बगैर सरकार गिराई और जनता को नवीन चुनावों के बोझ के तले क्यों ढकेला। इसका प्रश्न आज भी भविष्य के गर्भ में है। 13वीं लोकसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार लगभग 20 से अधिक राजनीतिक दलों की सरकार बनी। गठबंधन छोड़ने और जोड़ने का क्रम चलता रहा। सरकार को चलाने और स्थायी बनाने का महत्वपूर्ण तत्व था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रिय जननायक की छवि, जिनमें सबको साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। विकल्प के अभाव ने भी सरकार के स्थायित्व को संबल प्रदान किया। लोकसभा का कार्यकाल अक्टूबर 2004 में पूरा होना था, लेकिन प्रधानमंत्री फरवरी 2004 में लोकसभा भंग करने का परामर्श दे दिया। 14वीं लोकसभा के निर्वाचन के बाद कांग्रेस की स्थिति लोकसभा में पहले की स्थिति थोड़ी सुधरी। कांग्रेस ने अपना नेता मनमोहन सिंह को चुना, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और शास्त्री थे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लगभग 20 दलों की गठबंधन सरकार बनी, जिसको वामपंथियों से बाहर का समर्थन था। 15वीं लोकसभा के चुनाव में पुनः यूपीए सरकार गठबंधन सरकार बनी, मनमोहन सिंह पुनः प्रधानमंत्री बने और 15वीं लोकसभा में कांग्रेस की पुनः सुधरी। अकेले स्वयं कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में 206 सीटें हासिल की। ठीक है, तो 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए तो उसमें मूलतः दो गठबंधन, भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाला यूपीए, इन दोनों के मध्य चुनाव हुए। इन चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ा, देश के युवा वर्ग ने अपने मताधिकार प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया और ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास में विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि 1984 के बाद 1989 के बाद पहली बार किसी एक दल को जनता ने स्पष्ट बहुमत प्रदान किया था। और ये स्पष्ट संकेत था कि नवीन सरकार की नीतियाँ, कार्यक्रम, योजनाएं दबाव मुक्त अध्ययन अपना जो भी अपनी नीतियाँ थी उसमें भरोसा जताते हुए पहली बार 1989 के बाद पहली बार 2014 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। स्वयं अकेले 282 सीटें हासिल की और एनडीए के नेतृत्व में यह बहुमत हासिल करते हुए पुनः सत्ता में लौटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा। उसके बाद में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में। इसमें भी हमने देखा कि ज़बरदस्त तरीके से पुनः पहले की तुलना में अपनी संख्या में सीटों में बढ़ोतरी करती हुई भाजपा पुनः सत्ता में लौटी और पुनः प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी आए और इस प्रकार से वर्तमान सरकार चल रही है। ठीक है, तो ये हमने देखा हमारे देश की मिलीजुली सरकारों के इतिहास के बारे में कि कब किस प्रकार से किस सरकारों का दौर रहा और किस प्रकार से ये सरकारों का गठन हुआ।